मॉस्को में 9 मई को विजय परेड नहीं होगी क्योंकि यूक्रेनी हमले, ड्रोन और मिसाइलें लगातार जारी हैं। जानते हैं, कुछ साल पहले क्रेमलिन से ऐसा बयान आना बहुत मुश्किल था, लेकिन आज ये हकीकत है। डर से कांपते व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रूसी अधिकारियों ने मॉस्को में पारंपरिक भव्य विजय परेड समारोह को काफी छोटा करने का फैसला किया है। 9 मई 2026 को यह बिना सैन्य उपकरण की भागीदारी के आयोजित किया जाएगा। टैंकों और मिसाइल सिस्टम्स की जगह केवल कब्जाधारी सैनिकों की मार्चिंग टुकड़ियां ही रेड स्क्वायर से गुजरेंगी। ये सिर्फ मॉस्को ही नहीं, अन्य सभी रूसी शहरों में भी होगा। रूसी लोगों को डर है कि उनकी परेड टुकड़ियां यूक्रेन की सेनाओं के ड्रोन से तबाह हो जाएंगी। हालांकि ये ज्यादा एक बहाना जैसा लगता है। और उसी तुआपसे में तेल रिफाइनरियों पर हमले दिखाते हैं कि रूस में अब कोई भी उचित वायु रक्षा प्रणाली बची ही नहीं है। सब कुछ या तो मोर्चे पर है या पुतिन के महलों की सुरक्षा में। और इसी बीच क्रेमलिन में रूसियों से अपील की गई है कि वे अपनी जमा पूंजी तुरंत गद्दों के नीचे से निकालकर बैंकों में जमा करें, ताकि सरकार उन पैसों का इस्तेमाल अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए कर सके। आपको यह कैसा लगा? नाबियुलिना ने बिल्कुल यही कहा। रूस की अर्थव्यवस्था के लिए एकमात्र वित्तीय स्रोत की कहानी। मेरा नाम अलेक्सेई पेचिए है। आइए इस विषय पर चर्चा करें। शुरू करने से पहले चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और अपनी टिप्पणी लिखें। साथ ही टेलीग्राम चैनल पेचिए न्यूज को सब्सक्राइब करें, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। रूसी अधिकारियों ने 9 मई की विजय दिवस परेड को काफी छोटा करने का फैसला किया है। इस साल ये बिना सैन्य साजो सामान की भागीदारी के आयोजित किया जाएगा। इसकी घोषणा मंगलवार को रूसी संघ के रक्षा मंत्रालय ने की। टैंकों, मिसाइल सिस्टम्स वगैरह की जगह रेड स्क्वायर पर सिर्फ कब्जाधारी सैनिकों की मार्चिंग टुकड़ियां गुजरेंगी। साथ ही परेड में सुवरोव सैन्य और नखिमोव स्कूलों और कैडेट कोर के छात्र भी हिस्सा नहीं लेंगे। साधारण भाषा में कुछ कब्जाधारियों यानी एसवीओ वालों को परेड में उतारा जाएगा, वे मार्च करेंगे और सब खत्म हो जाएगा। लेकिन एक और बात है, सच कहूं तो यह बस हंसी ला देती है। सैन्य साजो सामान की परेड की जगह एसवीओ में काम कर रही सेनाओं की गतिविधियों का टेलीविजन प्रसारण तय किया गया है। और साथ ही मिसाइल बलों, वायु अंतरिक्ष बलों और जहाजों पर ड्यूटी कर रहे सैनिकों का भी। तो मतलब रूसियों को बस कार्टून्स दिखाए जाएंगे, फिल्में दिखाई जाएंगी कि कैसे ये बर्बर कब्जाधारी जंगली रूसी सेनाएं शाबाश यूक्रेन में मर रही हैं, उदाहरण के लिए। अब परेड की जगह रूसियों को कार्टून और फिल्में दिखाई जाएंगी। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह फैसला मौजूदा हालात के कारण लिया गया है। क्या हुआ? ऐसी कौन सी स्थिति है? पुतिन के लिए सब कुछ योजना के मुताबिक है या योजना के खिलाफ? हालात क्या है? यहां यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि रूस में 1995 से 2017 तक भारी सैन्य साजो सामान के बिना परेड आयोजित की जाती थी। यह सही समय था, हथियार दिखाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन पहले ही 2008 में, ठीक रूसियों के जॉर्जिया पर हमला करने से पहले और व्लादिमीर पुतिन के उस बयान से पहले कि वो वहां नाटो को कुछ भी करने नहीं देंगे, कि नाटो रूस पर कब्जा करने जा रहा है वगैरह वगैरह, 2008 में रेड स्क्वायर पर मिसाइल, बख्तरबंद गाड़ियां, टैंक आदि की नुमाइश शुरू हो गई थी। मुद्दा यह है कि ठीक 2008 में यह साफ हो गया था कि व्लादिमीर पुतिन सैन्यीकरण और पड़ोसियों को डराने पर दांव लगा रहे हैं। साथ ही रूसियों को यह भरमाना कि पश्चिम रूस पर कब्जा करना चाहता है, सारा नाटो हमारे खिलाफ है वगैरह वगैरह, ये सब इन्हीं परेडों से शुरू हुआ था। 2014 में यूक्रेनी क्षेत्रों पर कब्जा करने के बाद इस सफलता से उत्साहित व्लादिमीर पुतिन ने 2015 में एक नया रिकॉर्ड बना दिया। लाल चौक पर अलग अलग वर्षों की 194 पहिएदार और ट्रैक वाली तकनीकें दिखाई देती हैं। साथ ही 140 विमान और हेलीकॉप्टर भी शामिल होते हैं। लेकिन 2024 के परेड ने एक नकारात्मक रिकॉर्ड बनाया। तब वहां 61 तकनीकी इकाइयां और सिर्फ 15 विमान थे। आखिरकार पुतिन की विशेष सैन्य कार्रवाई इतनी योजना के अनुसार चल रही है कि 2026 तक रेड स्क्वायर पर कोई भी तकनीक नहीं बचेगी। फिलहाल यह साफ नहीं कि 2026 परेड में कौन कौन से विदेशी नेता आएंगे।
सोमवार को रूसी राष्ट्रपति के प्रेस सचिव दिमित्री पेस्कोव नहीं बता सके कि कौन से विदेशी नेता व्लादिमीर पुतिन से मिलेंगे। व्लादिमीर पुतिन के सहायक यूरी उशाकोव ने कहा कि गंजे तानाशाह के मेहमान कुछ विदेशी राजनेता होंगे, हालांकि वे भी उनके नाम नहीं बता सके। उदाहरण के लिए माली, अफ्रीका में एक जुंटा है जिसे व्लादिमीर पुतिन समर्थन करते हैं। वो तुआरेग विद्रोहियों के दबाव में सीधा सत्ता खो रहा है। शायद वो जुंटा पुतिन के पास शर्मनाक परेड में आ जाए। दिलचस्प है कि स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो ने पहले मास्को जाने की योजना बताई थी। 19 अप्रैल को उन्होंने बताया कि लातविया और लिथुआनिया ने उनके विमान को अनुमति नहीं दी। बाद में एस्टोनिया ने भी ऐसा ही फैसला लिया और फित्सो ने पोलैंड के रास्ते उड़ान के लिए कॉरिडोर मांगा। पिछले हफ्ते फित्सो ने बताया कि वे मास्को की इस शर्मनाक परेड में शामिल नहीं होंगे। बाद में पता चला कि सेंट पीटर्सबर्ग में भी मास्को के बाद 9 मई को विजय परेड सीमित रूप में आयोजित करने का फैसला किया गया है। इस कार्यक्रम की योजना बिना सैन्य उपकरणों की परेड के बनाई गई है। यहां तक कि पुनर्निर्मित T-34 टैंक भी नहीं रहेगा, जिसे हाल के वर्षों में सबसे पहले निकाला जाता था। हो सकता है कि वो टैंक अब तक मोर्चे पर भेज दिया गया हो। परेड में सैन्य विश्वविद्यालयों के कैडेट्स ही भेजे जाएंगे। नकीमोव्स्की, सुवोरोव्स्की या अन्य कैडेट्स नहीं होंगे जैसे मास्को में हुआ था। और जब रूसियों का खुलकर मजाक उड़ाया जाने लगा, जैसे कि क्या हुआ, तुम्हारी परेड कहां गायब हो गई? हेलो बहादुर रूसियों, क्या वो विशेष सैन्य अभियान योजना के मुताबिक चल रहा है? सब कुछ शानदार है, सब कुछ बढ़िया है, तो फिर परेड कहां चली गई? और इसके बाद क्रेमलिन ने बयान दिया कि परेड के एक हिस्से को रद्द करने का फैसला कीव की तरफ से आतंकवादी खतरे के कारण लिया गया है। सोचिए जरा। पुतिन के प्रेस सचिव पेस्कोव का उद्धरण। खतरे को कम करने के लिए सभी उपाय किए जा रहे हैं। परेड होगी, लेकिन चलिए यह ना भूलें कि पिछले साल यह जयंती परेड थी। वो पूर्ण पैमाने का था जो आम तौर पर सालगिरह पर होता है, लेकिन इस बार कोई जयंती नहीं है। वैसे भी पहले से ऐसा प्लान था, आप लोग क्यों अटक गए? कौन सा सैन्य साजो सामान? असल में मोर्चे पर भी साजो सामान की कमी के अलावा बल्कि पुतिन को डर है कि यूक्रेनी ड्रोन और मिसाइलें परेड पर हमला कर सकती है। परेड रद्द करने की एक वजह यह भी है कि शायद इसके लिए पैसे ही नहीं है। पैसे नहीं है, मैं समझाता हूं। रूसी बचतें अब लगभग अर्थव्यवस्था के वित्त पोषण का एकमात्र स्रोत बन गई हैं, क्योंकि प्रतिबंधों के कारण पश्चिमी पूंजी बाजार रूसी कंपनियों के लिए बंद हो गए हैं। रूसी केंद्रीय बैंक की प्रमुख एल्विरा नबियुलिना ने इस बारे में बयान दिया। आगे उनका उद्धरण है। और सुनिए इन रूसियों की बेशर्मी में कितना ज्यादा ढिठाई है। सुनिए वो क्या कह रही है। नबियुलिना का उद्धरण देने से पहले याद दिला दूं कि 2008 से रूसियों ने पश्चिम से गहरी नफरत शुरू कर दी थी। पश्चिम बुरा है, पश्चिम रूस माता को गुलाम बनाने की कोशिश कर रहा है। पश्चिम में क्या है? वहां गे परेड्स और बाकी सब कुछ। खैर, कुल मिलाकर यही है। और वैसे भी आपको याद होगा कि रूसियों को पिछले लगभग 20 सालों से यही लगता है कि पश्चिम अब बस खत्म होने वाला है और अमेरिकी डॉलर भी अब बस गायब होने वाला है, यूरोप भी अब गायब होने वाला है। ऐसी बातें। अब नाबियुलिना ने बयान दिया है, उद्धरण, 2022 तक हमारे उधारकर्ताओं, हमारी कंपनियों को यूं कहें, यूरोप और अमेरिका के नागरिकों की बचत उपलब्ध थी। खासकर बचत, क्योंकि इन देशों में महंगाई कम थी, ब्याज दरें भी कम थी। हमारी कंपनियां वहां से ये बचते काफी कम ब्याज दरों पर ले सकती थी। सरल शब्दों में कहें तो निर्यात क्षेत्र जो विदेशों से यह ऋण लेता था, वो यूरोप और अमेरिका के नागरिकों से कर्ज ले सकता था ताकि उन वस्तुओं का उत्पादन बढ़ा सके जिन्हें वो वहां निर्यात करता था। और अब हमारे लिए वैश्विक बचत उपलब्ध नहीं है। वित्त पोषण का एकमात्र स्रोत रूसी बचत है। अगर आप नहीं समझे तो नबियुलिना ये स्वीकार करती हैं कि ये जंगली रूसी लोग बेहिचक पश्चिम के लाभों का उपयोग कर रहे थे, बेखौफ होकर पश्चिम से पैसे लेते थे अपने खुद के विकास के लिए और इसी तरह। लेकिन उसी समय ये ही रूसी लोग उस पश्चिम से बेहद नफरत भी करते थे। इतनी नफरत करते थे कि उन्होंने युद्ध शुरू कर दिया। अंत में रूसी वित्त मंत्री एंटोन सिलवानोव ने रूसी अर्थव्यवस्था को कैसे उठाया जाए इसका उपाय खोज लिया। उन्होंने कहा कि रूसी नागरिकों को अपनी बचतें तकिए के नीचे से निकाल लेनी चाहिए, उन्हें बैंकिंग सिस्टम या वित्तीय बाजार में जमा करें ताकि पैसे बढ़ने लगे, देश के लिए काम करें।
आगे सिलवानोव का उद्धरण है। हर इंसान के पास कुछ न कुछ बचत होती है। इनका इस्तेमाल कैसे करें? इन्हें तकिए के नीचे रख दें, इन संसाधनों का उपयोग ना करें, या फिर इन्हें अलग अलग साधनों में निवेश करके इनका प्रबंधन करना सीखें। सबसे आसान तरीका है बैंक में जमा करना। तकिए के नीचे रखे पैसे समय के साथ अपनी कीमत खो देते हैं, और जो पैसे बैंक जमा या निवेश में लगाए जाते हैं वे रूसी अर्थव्यवस्था के विकास में भाग लेते हैं। हाँ, बात यह है कि क्रेमलिन ने बस रूसियों से उनके बचत निकालने और गंजे तानाशाह व्लादिमीर पुतिन को उसकी यूक्रेन और पूरे पश्चिम के खिलाफ जंग के लिए देने को कहना शुरू कर दिया है।